नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करने जा रहे हैं बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, यूपीएससी ने हरियाणा सरकार का प्रस्ताव वापस भेज दिया है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है, डीजीपी पैनल पर यूपीएससी ने सरकार का प्रस्ताव वापस भेजा है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्रस्ताव को वापस भेज दिया है। हरियाणा सरकार ने यूपीएससी को 5 आईपीएस का पैनल भेजा था। प्रस्ताव में 1990 बैच के आईपीएस शत्रुजीत कपूर भी शामिल थे। अवकाश पर चल रहे हैं डीजीपी शत्रुजीत कपूर, उनका नाम भी इसमें शामिल था और इसे वापस भेज दिया गया है। इस प्रस्ताव को वापस भेजा है यूपीएससी ने। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की सूची में 1992 बैच के आईपीएस ओपी सिंह का नाम भी था। तो ये जो 5 आईपीएस का प्रस्ताव भेजा गया था डीजीपी पद के लिए, इसे वापस भेज दिया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है, यूपीएससी ने इस प्रस्ताव को वापस भेज दिया है और इस प्रस्ताव को वापस भेजने के साथ ही अब डीजीपी कौन होगा इसको लेकर भी संशय बन रहा है, क्योंकि नए डीजीपी की बात की जा रही थी कि नए साल पर नया डीजीपी हरियाणा को मिल सकता है। इसी को लेकर यह प्रस्ताव भेजा गया था और इस प्रस्ताव को अब वापस भेज दिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, यूपीएससी ने हरियाणा सरकार का यह प्रस्ताव वापस भेजा है, जिसमें डीजीपी शत्रुजीत कपूर का नाम भी शामिल था। डीजीपी शत्रुजीत कपूर अवकाश पर चल रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अंकित, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उम्मीद लगाई जा रही थी नया डीजीपी मिलेगा नए साल पर हरियाणा को, लेकिन ये जो प्रस्ताव है ये वापस भेजा गया है। क्या अपडेट इसको लेकर, क्या जानकारी? बिल्कुल, सरकार की तरफ से एक पैनल भेजा गया था 5 डीजीपी को लगाने के लिए, 5 आईपीएस अधिकारियों का, वरिष्ठ जो आईपीएस अधिकारी हैं, लेकिन वो पैनल यूपीएससी की ओर से वापस भेज दिया गया है और यही उसमें कहा गया है कि अभी तक डीजीपी का पद खाली नहीं है, क्योंकि शत्रुजीत कपूर अभी डीजीपी के पद पर हैं और क्योंकि वो छुट्टी पर गए हुए हैं, ना कि वो हट गए हैं और जगह खाली हो गई है। तो पहले सरकार क्लियर करे कि अब क्या स्थिति है, तो इसीलिए उसको पैनल को वापस भेज दिया गया है। और अब ये पैनल क्या सरकार इसमें करेक्शन करके दोबारा भेजती है या किस तरह सरकार फैसला लेती है, ये अभी देखना होगा। क्योंकि 14 दिसंबर की अगर बात करें तो 14 दिसंबर को जो डीजीपी शत्रुजीत कपूर हैं, उनका कार्यकाल, उनका जो छुट्टी का अवधि है वो पूरी हो रही है। तो छुट्टी की अवधि पूरी हो रही है तो 14 तारीख को ज्वाइन करेंगे। तो वो अगर क्या डीजीपी के पद पर ही ज्वाइन करेंगे या किसी अन्य महकमे में उनको एडजस्ट किया जाएगा या उनकी छुट्टी बढ़ाई जाएगी, ये भी एक संशय बना हुआ है। तो अभी क्योंकि नए जो डीजीपी लगाए गए थे कार्यवाहक डीजीपी के रूप में ओपी सिंह, उनका 31 दिसंबर को रिटायरमेंट है। हालांकि उनके एक्सटेंशन के लिए फाइल भेजी गई थी, लेकिन वो भी वहां से रिजेक्ट होकर के आ गई केंद्र से। तो अब देखना होगा कि सरकार क्या फैसला लेती है, लेकिन फिलहाल यही जानकारी है सूत्रों के हवाले से कि यूपीएससी ने पैनल वापस भेज दिया है और दोबारा से करेक्ट करके उसको ठीक करके भेजने के लिए कहा गया है। जी अंकित, यानी एक तरह से समझा जा सकता है कि अभी भी हरियाणा को नया डीजीपी मिल सकता है नए साल पर, क्योंकि ओपी सिंह रिटायर होने वाले, साथ ही शत्रुजीत कपूर वापस ज्वाइन कर रहे हैं। कब कर रहे हैं इसको लेकर भी अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेगा ये संशय है, क्योंकि डीजीपी अभी शत्रुजीत कपूर हैं और अगर वो 14 तारीख से छुट्टी से लौटने के बाद वो ज्वाइन करते हैं एज ए डीजीपी तो वो वही रहेंगे डीजीपी, फिर नया डीजीपी मिलने की कोई वो नहीं है। लेकिन अगर उनको डीजीपी के पद पर नहीं दोबारा लगाया जाता है, क्योंकि वो अभी कार्यवाहक डीजीपी के रूप में ओपी सिंह काम कर रहे हैं, तो फिर दूसरा पैनल भेजने की तैयारी करनी पड़ेगी सरकार। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है कि जो पैनल भेजा गया था उसे, उस प्रस्ताव को वापस कर दिया है। अब नया बनाया जाता है पैनल या फिर ओपी सिंह के बाद डीजीपी शत्रुजीत कपूर दोबारा ज्वाइन करते हैं, ये संशय बना हुआ है, बरकरार है। वहीं हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई, सीएम सैनी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई, जिसमें विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों पर मुहर लगी। 18 दिसंबर से 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू होगा। बीएससी का अंतिम फैसला होगा। 3 दिन का ये सत्र रहेगा। इसको लेकर इस बैठक में मुहर लगी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हरियाणा सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई फैसलों पर चर्चा की गई और इसके साथ ही विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है उसको लेकर भी उसकी तारीखों पर मुहर लगाई गई। 18 तारीख से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, 3 दिन तक चलेगा।
हरियाणा में सरकारी डॉक्टरों की 2 दिन की हड़ताल का असर कई जिलों में साफ दिख रहा है। ओपीडी से लेकर वार्ड तक मरीज परेशान हैं। कहीं डॉक्टर अपने कैबिन से नदारद तो कहीं अस्पतालों में लंबी लाइनें। हालांकि कुछ जिलों में स्थिति सामान्य भी दिखी। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में एसएमओ की डायरेक्ट भर्ती, एसीपी और प्रमोशन रोकने जैसे मुद्दों पर शुरू हुई सरकारी डॉक्टरों की 48 घंटे की हड़ताल। एक तरफ सिस्टम थमा हुआ, दूसरी तरफ मरीजों की धड़कनें बढ़ी हुई। हड़ताल के पहले ही दिन कई जिलों में हालात बेपटरी दिखे। फरीदाबाद में कई अस्पतालों में सुबह सुबह लंबी कतारें लग गई। इलाज की उम्मीद में पहुंचे लोग इधर उधर भटकते रहे। हड़ताल की वजह से स्टाफ कम था और परेशानी ज्यादा। मौके से आई तस्वीरें साफ बताती हैं कि सिस्टम का भार अचानक पूरी तरह पैरामेडिकल टीम पर जा गिरा। एक तो डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती को रोका जाए और एक 4th एसीपी, 3rd एसीपी के बाद हमारी 4th एसीपी नहीं लगती है। जो 15 साल से ऊपर भी आगे काम कर रहा है वो बस काम करता रहेगा, उसकी कोई तरक्की नहीं होनी है, उसकी कोई प्रमोशन नहीं होनी है, उसकी कोई एसीपी नहीं लगनी है, कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है। और डायरेक्ट एसएमओ से ये होगा जो इतने सालों से फील्ड में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जिनको इतना एक्सपीरियंस हुआ है इतने सालों का, वो सारा खराब है। आगे वो उनको कोई आगे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी है ऊपर। अब बारी अंबाला की, लेकिन यहाँ तस्वीर बिल्कुल उलट दिखी। अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में हड़ताल का कोई असर नहीं दिखा। डॉक्टर ओपीडी में मौजूद थे, जांच चल रही थी, दवाइयां भी दी जा रही थी और तो और ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी भी चल रही है। हमारे हॉस्पिटल में किसी भी किस्म की कोई भी हड़ताल नहीं है। सारे डॉक्टर्स अपनी ड्यूटीज पे आए हुए हैं, ओपीडीज में सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। सारी ओपीडीज जिसमें मेडिसिन, सर्जरी, आई, ईएनटी, स्किन, ऑर्थो, साइकेट्री, सारी ओपीडीज चल रही हैं। पेशेंट्स आ रहे हैं। झज्जर में हालात फिर बिगड़े दिखाई दिए। स्वास्थ्य विभाग में एसएमओ की सीधी भर्ती के विरोध में झज्जर के 62 डॉक्टर मास लीव पर बैठ गए। ओपीडी के बाहर लंबी लाइनें और अंदर कुर्सियां खाली। बहादुरगढ़ अस्पताल में मरीज सुबह से इंतजार करते रहे। स्टेट एक्शन कमेटी ने कॉल ली है 8 और 9 तारीख को टोटल शटडाउन की। आप लोग देख सकते हैं कोई भी एचसीएमएस का डॉक्टर इस टाइम काम नहीं कर रहा है। हम सिविल हॉस्पिटल बहादुरगढ़ में इस टाइम खड़े हैं और कोई भी डॉक्टर जो एचसीएमएस कैडर का वो काम नहीं कर रहा है। सरकार ने ऑल्टरनेट व्यवस्था की है जो मरीजों के साथ गलत है कि एक बीएमएस डॉक्टर से आप ऑर्थोपेडिशियन की ओपीडी दिखा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही ठीक नहीं है। वहीं सबके बीच पंचकुला से आया बयान गर्मी बढ़ा गया। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश खेलिया ने भी हड़ताल को मजबूरी बताया और कहा कि मांगे लंबे समय से टल रही थी, इसलिए विरोध जरूरी था। हमारी जो 2 मांगों को लेकर हड़ताल चल रही है उसमें से एक मांग है कि डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती को रोकना और दूसरी डिमांड है मॉडिफाइड एसीपी स्कीम को लागू करना। और ये कोई नई डिमांड नहीं है। सरकार ने पिछले साल भी हमारी इन दोनों डिमांड्स पर सहमति बन गई थी। हमें राइटिंग में सीएम साहब की तरफ से भी एश्योरेंस मिल गया था कि हम आपकी इस डिमांड को एक टाइम बाउंड मैनर में करेंगे। पर 1 साल होने के बावजूद भी जब ये डिमांड्स हमारी पूरी नहीं हो पा रही हैं, इसके लिए फिर हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ रहा है। तो वहीं करनाल में तस्वीरें थोड़ी संतुलित दिखी। स्वास्थ्य विभाग ने ट्रेनी डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और अल्टरनेटिव टीमों को तैनात किया ताकि मरीजों को दिक्कत न आए। अभी तक यहाँ हड़ताल का असर सीमित दिखाई दिया। हाँ जी, कट रही है। हाँ, तो कोई अभी दिक्कत वगैरह? दिक्कत यही है, लाइन में खड़े हैं, परेशान हो रहे खड़े। थोड़ा धीमी गति से काम हो रहा है। हाँ। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर इलाज के लिए आए हैं या फिर इनके परिजन यहाँ पर भर्ती हैं। प्रदेश भर में हड़ताल का मिला जुला असर नजर आ रहा है। कहीं इलाज ठप हुआ तो कहीं अस्पतालों ने वैकल्पिक व्यवस्था से इलाज संभाल लिए। लेकिन इतना तय है कि इस खींचतान के बीच सबसे ज्यादा मुश्किलें उन मरीजों को उठानी पड़ी जो अस्पताल आए थे उम्मीद लेकर इलाज के भरोसे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चलिए आपको वहां लेकर चलते हैं। सेक्टर्स को एक तहसील से दूसरी तहसील में
स्थानांतरित करने की मंजूरी भी दी गई है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सुधार के तहत नागरिक सेवाओं में तेजी लाने और उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के लिए कैबिनेट में निर्णय किया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि इस बारे में लोगों और जनप्रतिनिधियों की ओर से सरकार के पास लगातार मांग आ रही थी और उनके द्वारा दिए गए परिवेदनों पर विचार करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक उच्च कमेटी का भी गठन किया हुआ है। कमेटी द्वारा अपने मानकों पर विचार करके गांव को एक तहसील से दूसरी तहसील में बदलने की अनुशंसा दी है और आज इस सिफारिश को मंत्रिमंडल ने मंजूर कर लिया है। इसमें हमारा मंदौला को सतनाली से महेंद्रगढ़ में किया गया है और बेदली कलां पालनावास को रेवाड़ी में किया गया है। गुदियाना जो रादौर में है उसको सरस्वती नगर में किया गया है। रुपोली जो रादौर में है उसको सरस्वती नगर में किया गया है। चाहड़वाला को सरस्वती नगर से व्यासपुर बिलासपुर में किया गया है, यमुनानगर। और इसी प्रकार सेक्टर 15, 15A और 16A जो बड़खल के हैं उनको फरीदाबाद में किया गया है और सेक्टर 21A और 21B फरीदाबाद से बड़खल में किए गए हैं। इसी प्रकार रंगा कालावाड़ी को सिरसा में किया गया है और लहंगेवाड़ा कालावाड़ी वो सिरसा में किया गया है। मत्तड़ कालावाली सिरसा में किया गया है। अलिक्का कालावाली सिरसा में किया गया है। मलिकपुरा कालावाली डबवाली में किया गया है और किंगरा कालावाली डबवाली में किया गया है। नौरंग कालावाली डबवाली में किया गया है और बनवाड़ा कालावाली ये डबवाली में किया गया है। गोरीवाड़ा जो स्थान है डबवाली में किया गया है। मिठड़ी जो कालावाड़ी में पड़ता था उसको डबवाड़ी में किया गया है। बिलोचपुर जो मातनहेल में था उसे जज्जर में किया गया है। बिंडावास जो मातनहेल में था उसे भी जज्जर में किया गया है और शाहजहांपुर मातनहेल में था उसको भी जज्जर में किया गया है। और इसी प्रकार जो हमारी टूरिस्ट गाड़ियां हैं, टूरिस्ट गाड़ियों की जो चलने वाली हैं उन गाड़ियों की अवधि तय करने के लिए प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट जो पहले 8-9 साल होती थी, अब एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल या सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम 12 साल तय की गई है और डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 वर्ष तय की गई है। और इसी प्रकार नॉन एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल, सीएनजी और डीजल गाड़ियों सभी के लिए 12 साल तय की गई है। और इसी प्रकार जो अन्य परमिट हैं जैसे स्टेज कैरीज या कॉन्ट्रैक्ट कैरीज, गुड्स कैरीज और स्कूल बसेस, इसके लिए पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या दूसरे ईंधन पर चलने वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 15 साल तय की गई है। क्योंकि ये पहले अमेंडमेंट आया था, ये इसको एज इट इज रखा है, इसमें चेंज नहीं किया। और इसी प्रकार डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 वर्ष को तय की गई है। सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए नॉन एनसीआर एरिया में अधिकतम अवधि 15 साल तय की गई है। और इसी प्रकार
हरियाणा नगर निकाय जो विधेयक 2025 है, शहरों की समुचित और सुव्यवस्थित विकास के लिए हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में आमूल चमूल परिवर्तन करने के निर्णय लिया है। इसी कड़ी में मंत्रिमंडल ने नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के लिए एक अधिनियम बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। पहले क्योंकि नगर पालिका का अलग था और निगम का अलग था, अब इसको इकट्ठा एक किया है, एक ही उसको मंजूरी दी है। जैसा कि वर्तमान में 87 नगर निकाय हैं जो 2 अलग अलग अधिनियमों के तहत संचालित हो रहे थे। इससे लोगों को भी दिक्कत, प्रशासनिक जटिलता भी आती थी और इसी को ध्यान में रखते हुए नया अधिनियम बनाने के लिए हरियाणा नगर निकाय विधेयक 2025 ये लाया गया है। हरियाणा नगर निकाय विधेयक 2025 का जो उद्देश्य है, सभी श्रेणियों की निकायों जैसे नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं को एक ही कानूनी ढांचे के अंतर्गत लाया गया है। इस विधेयक में विभिन्न प्रावधान भी जोड़े गए हैं, जैसे नगर पालिकाओं को सरकार द्वारा तय न्यूनतम और अधिकतम सीमा के बीच विभिन्न करों जैसे फीस, प्रॉपर्टी टैक्स, डेवलपमेंट टैक्स, गार्बेज, विज्ञापन, पानी और सीवरेज शुल्क तय करने का अधिकार उनको दिया गया है। शहरी परिवहन योजना और हरित क्षेत्रों के संरक्षण और विकास के लिए शहरी वानी का भी प्रावधान इसमें किया गया है। और इसी प्रकार नगर निकाय अपराधों की सुनवाई के लिए भी नगर निकाय मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का भी इसमें प्रावधान किया गया है, क्योंकि कई प्रकार की लोगों की जो ग्रीवेंस समस्याएं होती हैं तो उनको सुनने के लिए। और इसी प्रकार नगर निकाय कर्मचारियों के लिए सामान्य सेवा नियम प्रस्तावित किए गए हैं, ताकि दोहरे कानूनी ढांचे के कारण होने वाली जो स्थानांतरण और पदोन्नति सभी विवाद इससे कम होंगे, जो निर्णय लिया गया है। और इसी प्रकार आज कैबिनेट में HCS नियमों में भी संशोधन किया गया है। कैबिनेट की बैठक में जो HCS के नियम संशोधनों में को मंजूरी दी गई है, उसमें मुख्य रूप से HCS परीक्षा के लिए पहले 4 पेपर्स की जगह अब 6 पेपर कर दिए हैं, जिनके कुल अंक 600 होंगे। संशोधित जो ढांचे अनुसार पेपर इंग्लिश और पेपर हिंदी 100-100 अंक के होंगे और इसके अलावा अब 4 जर्नल स्टडीज के पेपर होंगे और हर पेपर 100 अंक का 100-100 अंक का होगा। प्रारंभिक परीक्षा में कोई बदलाव नहीं होगा, जो केवल स्क्रीनिंग के लिए होगा और 200 अंक का होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट भी वैसा ही रहेगा और 75 अंक का होगा। हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा नियम 2013 में भी संशोधन किया गया है। नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए अभियोजन विभाग में 48 पद सृजित किए गए हैं। इसकी मंजूरी भी कैबिनेट ने दी है। इनमें उपनिदेशक के 24 पद और सहायक निदेशक के 24 पद शामिल हैं। इन पदों को भरने के लिए हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा नियम 2013 में भर्ती की पद्धति, पात्रता और शर्तें और अनुभव ये निर्धारित करने के उद्देश्य से संशोधन किया गया है। और
इसी प्रकार कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के नियमों में भी संशोधन किया गया है। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए जो पंजाब पुलिस नियम 1934 हरियाणा में जो लागू है में संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को अतिरिक्त वेटेज, जिनके पास ए सर्टिफिकेट है उनको 1 अंक, बी सर्टिफिकेट पर 2 अंक और सी सर्टिफिकेट पर 3 अंक मिलेंगे। ये वेटेज दी गई है, कैबिनेट में